नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम वी बेल्ट ड्राइव में टेंशन रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं ये समझेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में जिसका वीडियो लिंक मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है वो आप अवश्य देखें। उसमें हमने डिस्कस किया था कि फ्लैट बेल्ट ड्राइव में टेंशन रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे वी बेल्ट ड्राइव में टेंशन रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं। मेरे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जब बेल्ट ड्राइव ऑपरेट होता है, जब वो चलता है, जैसे एक पुली ये है, दूसरी पुली ये है, शुरू में हम इसमें इनिशियल टेंशन देते हैं, लेकिन जैसे ही ये चलना शुरू होता है एक साइड में बेल्ट टाइट हो जाती है, दूसरी साइड में बेल्ट लूज हो जाती है। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका कारण भी मैंने बताया था। इसका कारण होता है फ्रिक्शन बिटवीन बेल्ट एंड पुली, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम वी बेल्ट ड्राइव में टेंशन रेशो कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, उसमें और इसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, केवल और केवल कैलकुलेशन पार्ट या प्रोसीजर ठीक वैसा ही है जैसा हम पहले कर चुके हैं, ठीक है, फ्लैट बेल्ट ड्राइव में। लेकिन केवल फ्रिक्शन फोर्स जब हम कैलकुलेट करते हैं वहां पर डिफरेंस है, ठीक है। तो ये जो मैंने एडिशनल चित्र बनाया है, इसमें एक एडिशनल फिगर बनाया, कैसे बनाया ये भी मैं समझाऊंगा। जब हमने फ्लैट बेल्ट ड्राइव को पढ़ा था उस समय पर पुली का केवल यही व्यू बनाया था, यही साइड से, इस साइड से देखने वाला चित्र बनाया था, साइड से इस साइड से देखने वाला यानी साइड व्यू नहीं बनाया था। यहां पर हमने ये भी बनाया है। अब हम इसको समझते हैं कि ये फिगर क्या कहता है, कैसे ये चित्र है, इसमें ये क्या क्या दिखाया गया है, सब चीजें हम समझते हैं, ठीक है। तो देखिए, चित्र के अनुसार बेल्ट पुली यो है, और पुली कैसी है? पुली है वी बेल्ट, वी पुली है, ठीक है। तो वी पुली का मतलब क्या है? जैसे यो पुली है तो इसकी जो परिधि है, जैसे उदाहरण के लिए ये पुली और इसकी चौड़ाई ये है, ठीक है। तो इसमें इसकी परिधि पर वी आकार का एक खांचा, या बिल्कुल कॉमन भाषा में बोले तो एक नाली कटी हुई है। ठीक वैसे ही है जैसे कुएं के ऊपर जो पुली लगी हुई होती है जिससे हम बाल्टी से पानी खींचते हैं, तो उसमें एक खांचा होता है जिसमें रस्सी चलती है। वो किसी भी आकृति की हो सकती है, उसका अनुप्रस्थ काट कैसा भी हो सकता है। यहां पर इस चित्र में मैंने स्पष्ट दर्शाया है कि पुली इस प्रकार से पुली है, तो इसमें परिधि पर वी आकार का, ऐसे वी आकार की नाली इसमें कटी हुई है जिस पर की बेल्ट टिकती है, बेल्ट उस पर टिकती है। गौर से देखिएगा कि ये जो पुली है, ये मैंने हैचिंग लाइन से दिखाई है, ये पुली है, और ये येलो कलर से जो दिखाई है ये बेल्ट है, ठीक है। आप गौर से देखिएगा, जो वी ग्रूव कटा हुआ है पुली के अंदर, उसका जो बॉटम है उससे बेल्ट का आंतरिक जो सरफेस है, इंटरनल जो सरफेस है, वो टच नहीं होती, गैप होता है। ये विशेष तौर पर ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। यहां पर बेल्ट जो है, जो इंक्लाइंड साइड है, जो तिरछी सतह हैं, ये तिरछी सतह केवल बेल्ट इनके टच होती है। फ्लैट बेल्ट में क्या था? फ्लैट बेल्ट में इस तरह से गोल पुली थी, वृत्ताकार पुली थी, इसकी जो पृष्ठ था बिल्कुल फ्लैट था, कोई खांचा नहीं था, उस पे बेल्ट टिकी हुई थी, ठीक है। जब पुली चलेगी तो बेल्ट चलेगी घर्षण के कारण, ये सब मैं आपको समझा चुका हूं। तो यहां भी जब पुली चलेगी तो घर्षण कहां होगा? फ्रिक्शन कहां होगा? फ्रिक्शन बेसिकली होगा ये जो दो तिरछी सतह, देखिए घर्षण वही होगा जहां बेल्ट और पुली टच हो रही है। तो बेल्ट और पुली यहां पर टच नहीं हो रही है, केवल यहां पर कांटेक्ट में, यहां पर। तो केवल ये जो दो तिरछी सतह जिनको स्लांट साइड अपन बोल सकते हैं, स्लांट साइड पर ही घर्षण होगा। मैंने आपको बताया था घर्षण कैसे कैलकुलेट किया जाता है, फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट किया जाता है, F इज इक्वल टू म्यू आर। यहां पर म्यू क्या है? म्यू है घर्षण गुणांक, जो फिक्स होता है। एक सेट हम बेल्ट और पुली का खरीद लाए, उसको यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब है म्यू का मान, घर्षण गुणांक का मान, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का मान फिक्स हो गया। जब भी हम घर्षण कैलकुलेट करते हैं दो सतह के बीच में, मैं पहले भी बताया था, फिर रिपीट कर रहा हूं इसको, कि एक पृष्ठ ये है मान लेते हैं और दूसरा पृष्ठ ये ऊपर वाला है।
तो इन दोनों के बीच में यानी ये जो कॉमन सरफेस है यहां पर यदि हमें घर्षण बल निकालना है तो इनके आपस में एक दूसरे पर जो कांटेक्ट फोर्स लगता है यानी पृष्ठ के लंबवत जो बल लगता है वो जिम्मेदार होता है घर्षण के लिए। तो ये जो कांटेक्ट फोर्स है ये है R, ठीक है। तो घर्षण बल क्या होता है? घर्षण गुणांक गुणा दोनों पृष्ठों के बीच लगने वाला लंबवत बल या नॉर्मल फोर्स। तो यहां पर देखिए पुली का सरफेस ये है और बेल्ट का सरफेस ये है, तो इनका कॉमन नॉर्मल क्या होगा? ये लाइन होगी। ये वाली लाइन जो है तिरछी ये कॉमन नॉर्मल है, यानी ये 90 डिग्री का कोण है, ठीक है। तो बल जो है इस दिशा में लगेगा, कांटेक्ट फोर्स, जिसको मैंने यहां क्या माना है? Rn। Rn का मतलब है नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। कुछ भी हो सकता है इसका मान, हमें नहीं पता कितना है, मैंने पिछले लेक्चर में बोला था, नहीं हमें इसको कैलकुलेट करना है, लेकिन कुछ तो होगा, इसलिए मैंने इसको Rn मान लिया। सिमेट्री से बिल्कुल एक सा चित्र है दोनों तरफ, ये ऊर्ध्वाधर लाइन है, तो इधर भी ये कितना होगा? Rn। ये एल्फा क्या है? देखिए ऊर्ध्वाधर से एल्फा इधर, एल्फा इधर, ये बेसिकली क्या है? ये जो V है इसको यदि मैं आगे बढ़ाऊं तो यहां मिलेगा, तो 2 एल्फा यानी एल्फा प्लस एल्फा, 2 एल्फा क्या हो गया? ये V जो बना है इसका कोण हो गया, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? 2 एल्फा क्या है? V एंगल, यानी पुली में जो V ग्रूव कटा हुआ है उसका कोण कितना है? ये कोण कितना है? ये कोण है V एंगल, ठीक है। जो यहां पर कितना दिखाया मैंने? 2 एल्फा। इसका मतलब एल्फा क्या है? हाफ ऑफ V एंगल, V एंगल का आधा। तो जो आधा है यही पूरी कैलकुलेशन में काम आएगा, इसीलिए मैंने इसको एल्फा से दिखाया है और पूरा एंगल 2 एल्फा हो गया। और एक चीज और यहां ध्यान से समझिए आप, पुली मैं बाजार से खरीद के लाया हूं, तो एक बार मैंने पुली सेट, ये ड्राइवर है तो ठीक ऐसा का ऐसा ही ड्रीवन पर होगा, क्योंकि एक ही बेल्ट चल रही है, तो V ग्रूव का जो एंगल है वो दोनों पुली पर समान होना चाहिए। ये चीज आप बहुत गौर से नोट कर लीजिए कि दोनों पुली पर V एंगल सेम होगा। अगर ये ड्राइवर है, जैसा मैंने यह दिखाया ड्राइवर है, तो ये ड्राइवर है तो इसका अगर V एंगल मान लेते हैं 45 डिग्री है, तो ड्रीवन का भी 45 डिग्री होगा। तो एल्फा कितना होगा? 45 का आधा यानी 22.5। लेकिन ध्यान रखिए हमेशा हम इंजीनियरिंग कैलकुलेशंस में एंगल को रेडियन में ही रखने की प्रैक्टिस बना लें। तो यहां तक क्लियर है। अब एक चीज जो मैं बताना चाह रहा था आपको, हम सेट बाजार से सेट खरीद लाए पुली का, तो क्या इस पुली का एंगल अब चेंज हो सकता है? नहीं हो सकता। इसका मतलब जो V एंगल है वो भी कांस्टेंट है, फिक्स है, यानी म्यू भी फिक्स है और एल्फा भी फिक्स है। अब देखिए यहां पर क्या? Rn, यहां पर क्या? Rn। और ये जो V ग्रूव है दोनों तरफ घर्षण होगा, तो इधर घर्षण कितना? यदि घर्षण गुणांक म्यू है और कांटेक्ट फोर्स यानी लंबवत बल कितना है? Rn है, तो इधर की साइड में कितना होगा घर्षण बल? म्यू Rn। और इस साइड में कितना होगा? जैसा इधर वैसा इधर, इधर भी कितना होगा घर्षण बल? म्यू Rn। तो इसका मतलब घर्षण बल कितना हो जाएगा? फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा पूरी बेल्ट पर, दोनों साइड से घर्षण बल लगेगा, तो घर्षण बल कितना हो जाएगा? 2 म्यू Rn। तो ये जो चित्र बनाया है केवल इसको कैलकुलेट करने के लिए, समझाने के लिए बनाया है। दूसरा, अब देखिए ये पुली यूं घूम रही है, ठीक है, या इस ऐसे है चित्र में, या जो मैंने एग्जाम्पल लिया है, ये चित्र बनाया है वो पुली का ओरिएंटेशन इस तरह से। अब मैं यदि इसको इधर से देखूं, सामने से मेरी तरफ से यूं देखूं, तो ये चित्र इस प्रकार से बनेगा, यानी ये पुली इस तरह से, ये गोल है, ये वृत्ताकार है, तो वास्तव में ये यूं है, तब ये चित्र इधर से दिखेगा। अब देखिए इधर पुली बेल्ट का टुकड़ा इधर है, ये बेल्ट इधर से इसके ऊपर से यूं आ रही है, ये टाइट साइड है, ये स्लैक साइड है। क्यों? मैंने यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन दिखाया हुआ है। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कैसा है पुली का? एंटी क्लॉकवाइज। मैंने बताया था जब बेल्ट अंदर जाता, देखिए ये फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, पिछले लेक्चर में भी किया था, ये जो तीर का निशान है ये नहीं दर्शाता कि बेल्ट इधर जा रही है, ये केवल ये दर्शाता है कि बेल्ट इधर खींच रही है और बेल्ट इधर खींच रही है, जबकि बेल्ट चल यूं ही रही है। देखिए जब भी हम टेंशन लिखते हैं तो टेंशन बाहर की ओर होता है, सिस्टम से बाहर की होता है। सिस्टम हमने क्या माना है? ये बेल्ट का टुकड़ा जो इसके कांटेक्ट में है, ये बेल्ट का टुकड़ा है, तो इधर टेंशन बाहर होगा, इधर टेंशन बाहर होगा और स्पर्श रेखीय दिशा में होता है।
यहां तक क्लियर है? अभी अपन कैलकुलेशन पार्ट पर नहीं आए हैं। तो अब देखिए, जब ये दोनों इनडायरेक्टली अगर बात करें नीचे खींच रहे हैं, पुली किस पर टिकी हुई है? शाफ्ट पर। तो शाफ्ट इस पुली को नीचे नहीं आने देगी, क्योंकि दोनों बल इसको नीचे लाने की कोशिश करेंगे, नीचे नहीं आने देगी। अब बेल्ट को कौन रोक रहा है नीचे आने से? अब बेल्ट भी नीचे आई थी लेकिन पुली रोक रही है। इसका मतलब यहां क्लियर है कि बेल्ट एक बल ऊपर की तरफ लगा रही है। उस बल को मैंने बोला है आर। ठीक है, इस चित्र में यदि मैं देखूं तो ये बल है आर ऊपर की तरफ। अब ये ऊपर की तरफ बल आया कैसे? पुली ने बेल्ट के ऊपर लगाया कैसे? तो बेसिकली क्या है, ये कांटेक्ट है। तो ये तो चित्र केवल समझाने के लिए है, इस परिधि के ऊपर कांटेक्ट नहीं है। वी बेल्ट ड्राइव में, फ्लैट बेल्ट में तो होगा, वी बेल्ट ड्राइव में ये कांटेक्ट ऊपर की परिधि पर नहीं है, तिरछी सतह पर है। तो तिरछी सतह पर यदि मैं इधर की तिरछी सतह की बात करूं तो ये तिरछी, देखिए ये इस चित्र के अनुसार यो है वी बेल्ट, तो इधर की सतह की बात करूं तो इस पे कांटेक्ट फोर्स यो लंबवत होगा, पृष्ठ के लंबवत होगा, जो मैंने यहां दिखाया। और इधर की सतह की बात करूं तो ये पृष्ठ के लंबवत ऐसे होगा, जो मैंने इधर दिखाया। ठीक है, तो अब देखिए दोनों तरफ कांटेक्ट है। कांटेक्ट फोर्स क्या है? आर एन जो लंबवत है। इसका ऊर्ध्वाधर घटक, इसका ऊर्ध्वाधर घटक, दोनों ऊपर होंगे, दोनों जुड़ जाएंगे और जुड़कर वो ये आर बनाएंगे। ठीक है, अब आप कहेंगे क्षैतिज घटक का क्या होगा? इसका इधर क्षैतिज घटक क्या होगा? जो इसका इधर क्षैतिज घटक होगा वो दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, वो कैंसिल कर देंगे। इस प्रकार से हम आर का मान निकाल सकते हैं। तो देखिए अब वापस से, ये कितना है? अल्फा। ठीक है, तो ये कितना होगा? अल्फा। क्यों? मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं कि आप इसको यूं समझ सकते हैं। देखिए ये लाइन है और इसके 90 डिग्री पर ये लाइन है। ठीक है, यदि मैं इस लाइन को अल्फा कोण से विचलित करता हूं तो इसका जो 90 डिग्री की लाइन है, अभी भी ये कोण 90 डिग्री ही है, तो अपनी मूल अवस्था से अल्फा पर ही विचलित होगी। ठीक है, इसका मतलब ये कोण कितना होगा? अल्फा। तो अब ये बताइए इसका ऊर्ध्वाधर घटक कितना होगा? जिस साइड में एंगल होता है उधर अपन कॉस अल्फा लेते हैं घटक, और उसके 90 डिग्री पर साइन अल्फा, तो आर एन साइन अल्फा। ऐसे ही ये कितना होगा? ये भी अल्फा होगा, ये एंगल कितना होगा? अल्फा। तो इसका इधर घटक कितना होगा? आर एन साइन अल्फा। इसका मतलब आर बराबर क्या हो गया? आर बराबर हो गया आर एन साइन अल्फा प्लस आर एन साइन अल्फा, दोनों ऊपर हैं, तो ये हो गया 2 आर एन साइन अल्फा। यहां तक क्लियर है। अब हम एक्चुअल कैलकुलेशन पर आते हैं टेंशन की, टेंशन रेशियो की। जैसा फ्लैट बेल्ट में यही चित्र था वो यहां, वहां पर हमने क्या किया था कि बेल्ट के सापेक्ष ये संतुलित अवस्था में, इसका मतलब इस बेल्ट के छोटे से टुकड़े mn पर लगने वाले सभी बलों का मान परिणामी कितना होगा? 0। इसका मतलब सभी ऊर्ध्वाधर बलों का योग ऊपर और नीचे मिलाकर 0, सभी क्षैतिज बलों का दाएं और बाएं सबका योग 0 होगा। ठीक है, संतुलित अवस्था में। ये सब हम पिछले लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं, यहां भी हम इसको रिपीट कर रहे हैं। अब इस बेल्ट के टुकड़े पर कुल एफ वी का मतलब वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर, कुल ऊर्ध्वाधर बल कितना है? ऊपर कितना है? आर, तो मैंने लिखा आर। नीचे कितना है ये सारा मैं बता चुका हूं चित्र, इसलिए रिपीट नहीं करेंगे। नीचे कितना है? टी का नीचे वाला घटक, तो कितना होगा? इसका इधर घटक कितना होगा? ये कौन डेल्टा थीटा बाई 2 है, तो ये होगा टी साइन डेल्टा थीटा बाई 2। और इसका इधर घटक कितना होगा? टी प्लस डेल्टा टी साइन डेल्टा थीटा बाई 2। ठीक है, क्लियर है चीज? तो थीटा क्या है? डेल्टा थीटा क्या है? ये छोटा सा एंगल है जो इसके कारण बेल्ट के बहुत 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 छोटे यानी अल्पांश के कारण पुली के केंद्र पर बनने वाला कोण है। और बड़ा थीटा क्या है? यहां से यहां तक पूरा कॉन्टैक्ट एंगल है, जितने कोण पर ये बेल्ट इसके स्पर्श हो रही है या टच हो रही है। तो ये तो हो गया ऊर्ध्वाधर घटक, सारे संतुलित हो गए। फिर है हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज घटक। क्षैतिज क्या है? देखो इधर क्या है? एफ सी। ठीक है, एफ सी प्लस इसका क्षैतिज घटक क्या होगा? डेल्टा थीटा बाई 2 इंटू टी इंटू कॉस डेल्टा थीटा बाई 2, टी इंटू कॉस डेल्टा थीटा बाई 2। ये तो इधर होगा, और इधर क्या होगा? टी प्लस डेल्टा टी कॉस डेल्टा थीटा बाई 2, ये हो गया।
चूंकि हमने बहुत अल्पांश माना है बेल्ट का, तो डेल्टा थीटा का मान बहुत कम होगा, तो उसका आधा और भी कम होगा। और मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूं कि जब थीटा का मान बहुत कम होता है तो कॉस थीटा का मान तो हम लेते हैं 1 और साइन थीटा का मान लेते हैं थीटा। तो यहां पर देखिए, चूंकि ये बहुत कम है तो इसका मान क्या हो जाएगा, डेल्टा थीटा बाई 2। तो ये हो गया r बराबर टी डेल्टा थीटा बाई 2। ऐसे ही यहां पर होगा, ये भी डेल्टा थीटा बाई 2 हो जाएगा। इसको खोलेंगे तो t इंटू डेल्टा थीटा बाई 2 और डेल्टा t इंटू डेल्टा थीटा बाई 2। चूंकि ये बहुत कम है, बहुत कम को और कम से गुणा किया तो लगभग नगण्य होता है, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं, यानी नगण्य मान लेते हैं। और ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, r बराबर टी डेल्टा थीटा। ऐसे ही ये मैंने लिखा था। अब cos थीटा ये चूंकि बहुत कम है तो ये मान हो जाएगा 1, ये मान हो जाएगा 1, तो ये कितना हो गया t। अब एफ सी का मान, फ्रिक्शन फोर्स कितना है इसमें मैंने आपको बताया था। फ्रिक्शन फोर्स यहां पर दोनों पृष्ठ पर होगा, दोनों पृष्ठ का मतलब दुगना होगा, वो होगा 2 म्यू आर एन। आर एन ये नॉर्मल रिएक्शन है, दोनों तरफ होगी। तो ये हो गया, वहां से मैंने लिख दिया समीकरण नंबर 1, यहां से लिख दिया मैंने एफ सी का मान 2 म्यू आर एन, और ये 1 हो जाएगा, थीटा का मान कम है इसलिए। तो ये हो गया, ये का ये यहां आ गया, टी से टी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो क्या बचा, 2 म्यू आर एन का मान मैंने समीकरण नंबर 1 से रख दिया फ्रॉम इक्वेशन 1। और मैं बता चुका हूं आर एन का मान ये कैसे, आर का मान ये कैसे आया, मैंने बताया था। ये ऊर्ध्वाधर, ये जो वर्टिकल फोर्स लग रहा है, ये जो दोनों कॉन्टैक्ट फोर्स हैं इनका ऊर्ध्वाधर घटक है, जो मैं बता चुका हूं। तो यहां से आर एन का मान कितना होगा, आर एन का मान होगा आर बटे, ये दोनों नीचे आ जाएंगे, 2 साइन एल्फा। तो आर एन का मान हो गया आर बटे 2 साइन एल्फा, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो डेल्टा टी बराबर हो गया म्यू आर अपॉन साइन एल्फा। तो एक समीकरण ये आ गई और एक समीकरण ये आ गई। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है t का मान, या t1 अपॉन t2 किसके रूप में, जो हमें पता है। हमें क्या पता है यहां पर, एक तो एंगल ऑफ कांटेक्ट पता है, हाफ ऑफ द वी एंगल पता है, और म्यू पता है। हमें क्या पता मालूम है, म्यू मालूम है, घर्षण गुणांक मालूम है। तो देखिए यहां पर टी इंटीग्रेशन से टी चाहिए हमें, थीटा चाहिए, आर हमें नहीं पता। तो इन दोनों समीकरण को यूज करते हुए आर को एलिमिनेट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहां से आर का मान इसमें रख देते हैं। तो क्या होगा, डेल्टा टी हो गया। देखिए ये डेल्टा टी, ये डेल्टा टी, यहां से आर की वैल्यू कितनी है, टी डेल्टा थीटा। तो यहां हो जाएगा म्यू, आर की जगह लिख देंगे टी डेल्टा थीटा अपॉन साइन एल्फा, ये आ गया। अब टी को मैं इधर से इधर नीचे रख देता हूं, ठीक है। जैसा हमने फ्लैट बेल्ट ड्राइव के कैलकुलेशन करी थी उस समय किया था कि हमें निकालना है T1 और T2 का रेशो। तो ये जो भी कुछ आया, चूंकि एक छोटे से टुकड़े के लिए आया था, जबकि बेल्ट पूरे यहां से यहां तक है, यानी टेंशन का मान कहां से कहां तक चेंज हो रहा है, T2 से, यहां T2 है, फिर बढ़ता 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 यहां कितना हो गया, T1 हो गया। तो हमें इस एंगल 0, यानी यहां से एंगल बेल्ट का 0 है, कॉन्टैक्ट यहां से शुरू होता है, बढ़ता बढ़ता एंगल कितना हो गया, ये थीटा। तो हमें इंटीग्रेशन करना होगा कहां से कहां तक, कोण का मान तो 0 से थीटा तक, और टेंशन का मान T2 से T1 तक। तो हम इसको ऑन इंटीग्रेशन, इस चीज को हम इंटीग्रेट करते हैं। तो देखिए यहां मैंने डेल्टा लिखा और यहां इसको dt कर दिया। जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं किसी भी चीज को, तो जो बहुत अल्प राशि होती है जिसको हम डेल्टा से लिखते हैं, उसको फिर डी में बदल लेते हैं, लिमिट रखते हैं। जो मैथमेटिकल पार्ट है हम उसको ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो यहां इंटीग्रेशन का निशान लगाऊंगा तो इसको डी में बदल दूंगा, मैंने dt अपॉन टी कर दिया। ऐसे ही इधर म्यू अपॉन साइन अल्फा डेल्टा थीटा था, तो ये डी थीटा हो गया। लिमिट T2 से T1, जब ये T2 है तो कोण T है 0 है, फिर जब ये T1 हो जाता है तो ये कोण बढ़ता बढ़ता कितना हो जाता है, थीटा, एंगल ऑफ कांटेक्ट, इसलिए 0 से थीटा। अब मैंने इंटीग्रेट किया, हम जानते हैं 1 अपॉन एक्स का होता है log x, तो यहां 1 अपॉन टी का हो जाएगा log t। फिर लिमिट हम ऐसे रखते हैं T1 से T2। और देखिए मैंने पहले बताया था, जब मैं ये सेट मार्केट से खरीद लाया तो म्यू का मान फिक्स हो गया।
जब मैं पुली खरीद लाया बाजार से तो उसका एंगल भी फिक्स हो गया। चलती पुली का वी एंगल बदल नहीं सकता है, इसलिए वी भी जो एल्फा है हाफ ऑफ द वी एंगल ये भी फिक्स है या कांस्टेंट है, यानी ये दोनों राशि कांस्टेंट है। तो डी थीटा यानी एक तरह से बात करें मैथमेटिक्स की भाषा में तो डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स, तो डी थीटा का इंटीग्रेशन हो गया थीटा, लिमिट हो गई 0 टू थीटा। अब हम इसकी लिमिट रखते हैं, अपर लिमिट रखेंगे तो log t1, लोअर लिमिट रखेंगे तो ये मैंने गलत लिख दिया, ये होगा t2 और ये अपर लिमिट t1, ठीक है, t2 और t1। तो पहले अपर लिमिट रखते हैं log t1 माइनस log t2, ये यूं कहीं रहेगा, अपर लिमिट हो गई थीटा की थीटा और -0 तो थीटा बच गया। क्लियर है? फिर जब ये log माइनस में होता है तो डिवाइड में लिख सकते हैं, हमने इसको डिवाइड कर लिया। फिर अब जब log हटाते हैं तो जो यहां लिखा हुआ होता है बेस, वो यहां पर बेस होके ये पावर बन जाती है। तो क्या हो गया t1 अपॉन t2, इस e को मैं इधर ले गया तो e की पावर म्यू अपॉन साइन एल्फा इंटू थीटा। देखिए ये पूरा का पूरा पावर में है, ये पूरा का पूरा e की पावर है। जब हमने फ्लैट बेल्ट पढ़ा था उस समय पर फॉर्मूला क्या आया था? उस समय पर फॉर्मूला आया था t1 अपॉन t2 इज इक्वल टू e की पावर म्यू थीटा। यहां पर साइन एल्फा से और डिवाइड कर दिया। अब साइन एल्फा का मान कितना हो सकता है? ये अगर मैं एल्फा का मान बढ़ाता जाऊं, एल्फा आधा एंगल है, तो अगर मैं इसको 45 डिग्री कर दूं, ठीक है, 45 डिग्री कर दूं तो इधर भी 45 हो जाएगा, तो ये हो गया 90, ठीक है। अगर मैं इसको 90 कर दूं, इधर भी 90 कर दूं, तो कैसी बेल्ट हो गई है? फ्लैट, ठीक है। क्लियर है चीज? तो देखिए इसका मान जो है एल्फा का मान 0 से 90 के बीच में कुछ भी हो सकता है। 90 होते ही क्या हो जाएगा? फ्लैट बेल्ट हो जाएगी बिल्कुल, ठीक है। और 0 होते ही ये ग्रूव भी गायब हो जाएगा, बेल्ट बचेगी नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि एल्फा का मान 0 से 90 के बीच में कुछ भी हो सकता है। हम जानते हैं कि साइन का मान 0 से 1 के बीच में होता है, तो 1 हो नहीं सकता। इसका मतलब ये 1 से कम है, इसका मतलब ये पूरा मान अब म्यू थीटा से ज्यादा होगा। तो t1 अपॉन t2 जो रेशो है वो V बेल्ट में ज्यादा होता है और फ्लैट बेल्ट में कम होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ जब ये रेशो ज्यादा होता है तो हम पावर भी ज्यादा ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा कि वी बेल्ट ड्राइव में फ्रिक्शन किस प्रकार से कार्य करता है तथा टेंशन रेशो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि पावर ट्रांसमिट जो हो रही है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसकी वैल्यू कितनी होती है, इनिशियल टेंशन कितना होता है और मैक्सिमम और सेंट्रीफ्यूगल टेंशन। देखिए अभी जब ये बेल्ट घूमती है, कोई भी चीज घूमती है, तो इसके ऊपर एक अभिकेंद्रीय बल लगता है जिसको अभी हमने बिल्कुल ध्यान में नहीं रखा है, किसी भी तरह की कोई चर्चा नहीं करी है सेंट्रीफ्यूगल टेंशन के ऊपर। तो वो सभी चीजें हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।